हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। लिविंग हॉल में अथर्व अपने गाल को पकड़कर सोफे पर मुंह फुला बैठा, क्योंकि उसकी जुबान ज़्यादा चल रही थी और मृत्युंजय ने उसके गाल पर थप्पड़ रसीद दिया था। वहाँ पर रंजना और प्रजापति जी भी आ चुके थे। शमशेर जी भी वहीं पर बैठे थे और मृत्युंजय ने उन्हें सब कुछ बता दिया। विकल्प की हालत ख़राब थी, हो ना हो अथर्व था तो उसका चचेरा भाई, इसलिए उसे फिक्र हो रही थी। बिप्लो सैंडविच खाते हुए विकल्प के 12 बज रहे चेहरे को देखकर, आपके चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? अभी अभी सुबह के सिर्फ 10 बजे हैं यार। विकल्प विप्लव के बाद उसे घूरते बोले, तुम अपना मुंह बंद करके रखोगे? यहाँ पर कांड हो गया है। ये सुनकर विप्लव विकल्प पर कटाक्ष करते हुए, ये बिल्कुल सही है। हमारा 1 हफ्ते का पिकनिक कल खत्म हो जाएगा और आपका अभी तक हनीमून नहीं हुआ है। तुझे कैसे पता? विकल्प ने अचानक पूछा, जिसके जवाब में विप्लव एटीट्यूड में अपने शर्ट के कॉलर को चढ़ाते, जलवा है हमारा, हमें सब पता है। देख वापी, मैं तुझे वार्न दे रहा हूँ, तू चाहे सबकी जासूसी कर, मेरी जासूसी मत किया कर। विकल्प ने विप्लव को आंखें दिखाते हुए कहा, जिसे देखकर विप्लव सैंडविच का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में भरकर एटीट्यूड में, कहते रहो, मैं तो वही करूँगा जो मेरा मन कहेगा। विकल्प घूरकर विप्लव की तरफ देखता है जब उन्हें मृत्युंजय की बात सुनाई देती है, जो कि प्रजापति जी से कह रहा था, अंकल जो भी गलती हमारी तरफ से हुई, आपको कुछ सहना पड़ा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रजापति जी मृत्युंजय की बात पर कन्फ्यूज होते, लेकिन बेटा क्या हुआ है? मृत्युंजय प्रजापति जी की बात पर शमशेर जी की तरफ देखते हुए बोला, मामा जी कुछ कहेंगे आप? शमशेर जी जो कि चाय की चुस्की लेते हुए सब कुछ सुन रहे थे, मृत्युंजय के बात पर चाय का कप कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए प्रजापति जी से बोले, देख मैं बात इधर उधर को नहीं करूँगा, सीधा पॉइंट पर आता हूँ। हमारी कुत्थारी अक्षिता चाहिए। चार्ली शमशेर जी की बात सुन धीरे से रुद्र से बोला, यार बुढ़ाऊ को हो तो बड़ा रंगीन मिजाज का लगता है, सीधा कुंवारी लड़की चाहिए, वो भी अपनी बेटी की उम्र की। रुद्र चार्ली के बाद पर उसे आंखें दिखाता है तो चार्ली मुंह बनाते हुए चुपचाप उन लोगों की तरफ देखने लगा। वहीं प्रजापति जी शमशेर जी की बात पर कंफ्यूज होते हुए बोले, तो कहना क्या चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। अक्षिता मेरी बेटी है और तेरी बेटी की तरह ही है। जिस पर प्रजापति जी वहाँ पर सोफे पर बैठे अथर्व की तरफ इशारा करते हुए बोले, मैं अक्षिता का ब्याह इस छोरे के साथ करना चाहूँ। अथर्व शमशेर जी की बात सुन आंखें बड़ी करते हुए बोला, क्या शादी किससे? उस बदतमीज पहलवान से। अगर वो दुनिया की इकलौती औरत बची ना तो भी मैं नहीं करूँगा उससे शादी, जिंदगी भर कुंवारा मर जाऊँगा मैं। मृत्युंजय अथर्व की बात पर से आंखें दिखाते हुए, तुम्हें कुंवारा रहने लायक भी नहीं छोड़ूंगा, अपना मुंह बंद करके रखो। अथर्व सोफे से खड़ा हो मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, डरता नहीं हूँ मैं किसी से, और मैं कंगारू ही नहीं उससे शादी, मैं करूँगा ही नहीं उससे शादी। क्यों करूँ मैं उससे शादी? प्रजापति जी उन लोगों के झगड़े पर शमशेर जी की तरफ देखते हुए बोले, शमशेर जी जब लड़का शादी के लिए तैयार ही ना है तो बिना इच्छा की शादी का क्या मतलब? मेरी बेटी मेरे लिए बोझ नहीं है। शमशेर जी प्रजापति जी की बात सुनकर बोले, पिंटू बात जे के कल अक्षिता और अथर्व एक से गलती हो गई से दोनों नशे में थे। रंजना जी शमशेर जी की बात पर सुन इधर उधर देखते, अक्षिता कहाँ है? मृत्युंजय प्रजापति जी और रंजना जी की तरफ देखते हुए बोला, गलती हमारी तरफ से हुई है, इसलिए हम उसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। अथर्व मृत्युंजय की बात पर बोला, जिम्मेदारी लेनी है तो तुम लो ना, मुझे क्यों दे रहे हो भाई? मैं नहीं रह सकता उस गुंडे के साथ, एक पल भी नहीं रह सकता मैं। अमृत अथर्व के बात सुनने से घूरते हुए बोला, और जो तुमने कल नशे में किया उसका क्या? अब लड़की की जिम्मेदारी लेने में तुम्हें मौत आ रही है? अथर्व अमृत की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, अगर तो उस पहलवान की जगह कोई और लड़की होती तो मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाता, लेकिन उससे शादी करके मुझे अपनी ज़िंदगी की ऐसी की तैसी नहीं करवानी। तभी महक, अक्षिता, हिमांशी और ध्रुवी नीचे आ जाते हैं। वहीं अथर्व अक्षिता को देखकर उसके पास आकर बोला, देखो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए चुपचाप उन लोगों को समझा दो। अक्षिता अथर्व की बात सुन एक नज़र अपने परिवार को देखने के बाद अथर्व से बोली, मैं करना चाहती हूँ। अथर्व अक्षिता की बात पर हैरान होते हुए बोला, क्या? अक्षिता अपना सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल सही सुना, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अथर्व 2 कदम पीछे होकर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं तुमसे शादी करूँगा ही नहीं। अक्षिता सरसरी नज़र से सब लोगों को देखने के बाद गुस्से में अथर्व को घूरते बोले, क्यों नहीं करोगे शादी? नशे में तो अच्छे से फ़ायदा उठा लिया, अब होश में रहकर मेरे साथ कुछ करने में शर्म आएगी तुम्हें? अथर्व अक्षिता के बाद पर उसे घूरते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी मैंने क्रिएट किया था सब नाटक था। फिर अपने गले में लगा लाल निशान साफ करते हुए बोला, लुक एट दिस, वाइट के निशान नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक था, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, सब कुछ क्लियर हो चुका था। वहीं अक्षिता बड़े गुस्से में अथर्व को घूरते हुए एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद देती है और उसके कॉलर को कसकर पकड़ गुस्से से कहती है, एक लड़की के सेल्फ रिस्पेक्ट पर उंगली उठाना तुम्हें नॉर्मल लगता है? एक लड़की का सब कुछ होता है, उसकी इज्जत, उसका स्वाभिमान, और तुमने क्या किया?
हर बार मेरे स्वाभिमान पर उंगली उठाई तुमने। क्या तुम ये सब करके खुद को बहुत कूल समझते हो? कमीने कहीं के। ये कहते हुए अक्षिता गुस्से में अथर्व को धक्का देती है। अथर्व अक्षिता की बात पर गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, हाँ मैं कूल नहीं हूँ और तुम जैसे गंवार के सामने मुझे कूल बनना भी नहीं है। कुछ आता है तुम्हें मारपीट के अलावा? शमशेर जी उनके झगड़े के बीच में आते हुए बोले, बस करो। अथर्व शमशेर जी की बात पर अक्षिता की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। प्रजापति जी अथर्व की बात सुनकर बोले, हम तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती भी नहीं कर रहे हैं बेटा। अथर्व शमशेर जी की बात पर अपना सिर हिला देता है और अक्षिता को गुस्से से घूरते हुए कहता है, यहाँ से जाने के बाद कभी गलती से अब भी अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने मत आना, बहुत बदसूरत लगती हो तुम। अक्षिता अपने हाथ को अथर्व को दिखाते हुए बोली, ये दिख रहा है, अगर अच्छे से गाल पर लग गया ना तो दिन में चांद सितारे नजर आएंगे, इसलिए कह रही हूँ दोबारा कभी मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। अथर्व घूरकर अक्षिता की तरफ देखता और उसके बाल को खींचते हुए दौड़ते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है। अक्षिता गुस्से में उसे जाता हुआ देखने के बाद प्रजापति जी के पास आकर बोली, मन ने कुछ को नहीं किया। प्रजापति जी अक्षिता के बाल को सहलाते हुए बोले, मुझे पता है। अच्छा अब गुस्सा छोड़ो, आज शादी है ना, चलो रेडी हो जाइए। अक्षिता प्रजापति जी की बात पर अपना सिर हिला देती है और बिना किसी से और कुछ कहे हवेली से बाहर की तरफ चली जाती। उन लोगों के जाने के बाद वहाँ पर रुकी हिमांशी के पास आकर विप्लव बोला, पागल, तुम्हारी तरह तुम्हारी बहन भी पागल है क्या? हिमांशी विप्लव की बात पर उसे घूरते हुए, मैं पागल नहीं हूँ, मेरी जीजी पागल नहीं है। पागल तो तुम हो जो कंगारू की तरह इधर उधर घूमते रहते हो, लंगूर कहीं के। इतना कहकर हिमांशी उसे धक्का देते हवेली से बाहर की तरफ चली जाती। विप्लव उसे जाता हुआ अजीब नज़रों से देखने के बाद अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं सब लोगों के जाने के बाद सभी लोग गहरी सांस भरते हुए रेडी होने अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। मृत्युंजय गोल्डन कलर की शेरवानी जिसके कॉलर पर डायमंड लगे हुए थे पहना रेडी अपने कमरे के बाहर बने गलियारे में बैठा मीटिंग ले रहा था। जब अपने कानों में ईयरबड्स लगाए चिराग भी कॉल पर बात करते हुए वहीं से गुजरने लगता है तो उसकी नज़र मृत्युंजय पर जाती है। चिराग मृत्युंजय को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। मृत्युंजय में खूबसूरती की तो कोई कमी नहीं थी, इनडायरेक्टली वो ब्यूटी विद ब्रेन था। वहीं मृत्युंजय जो अपने काम में पूरी तरीके से गुम था। नए परफ्यूम की गंध पर वो सिर उठाकर चिराग की तरफ देखता है और उसे देख कर इग्नोर करते हुए फिर से अपना काम करने लगता है। चिराग मृत्युंजय को खुद को इग्नोर करने पर खुद भी उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है कि उसका फ़ोन बजने लगता है, जिस पर वो कॉल अटेंड करते हुए कहता है, बोलो प्रथा। दूसरी तरफ से प्रथा रोते हुए बोली, मैं नहीं जाऊँगी कॉलेज, वहाँ पर सब मुझे बुल्ली करते हैं। प्रथा की रोती आवाज़ को सुनकर चिराग कोल्ड आवाज़ में रोना बंद कर और किसने कहा क्या कहा। प्रथा चिराग की बात पर फिर से बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मम्मी डैडी के पास जाना है। कीप योर फकिंग टंग शट। तुम अब एक शादीशुदा लड़के और तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं, तुम्हें मेरे साथ रहना है, इसलिए अपना रोना धोना बंद करो, चिराग ने थोड़े गुस्से में कहा। मृत्युंजय चिराग की बातों को सुन पा रहा था क्योंकि वे दोनों दो कदम की दूरी में ही थे। वही प्रथा चिराग की बात सुन रोते हुए बोला, मैंने कह दिया ना, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे नहीं जाना। वो कॉलेज वहाँ सब मुझे परेशान करते हैं, कल मेरी पूरी यूनिफॉर्म गंदी कर दी है। चिराग प्रथा के बात पर गहरी सांस भरते हुए बोला, फाइन, मैं आज रात को ही यहाँ से निकल रहा हूँ, कल तुम्हारी यूनिवर्सिटी चलेंगे। जिसे सुनकर प्रथा थोड़ी सी शांत होकर बोली, पक्का आप कल आओगे ना? हाँ प्रथा, मैं कल आऊँगा, अब मुझे इरिटेट मत करो, चिराग ने रूड होकर कहा। जिस पर प्रथा और ज़्यादा कुछ बहस न करते हुए बोली, ठीक है, मैं नैना दीदी को कॉल कर रही हूँ। इतना कहकर प्रथा कॉल कर देती है। वहीं मृत्युंजय अपना लैपटॉप बंद कर अपने कानों में ईयरबड्स निकाल कर कमरे की तरफ जाने लगता है, जिस पर चिराग उसकी तरफ देख कर कहता है, तुम्हारा काम हो गया? जिसे सुन मृत्युंजय रुक कर सिर घुमा चिराग की तरफ देखते बोला, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे इग्नोर करो और मैं भी तुम्हें इग्नोर करता हूँ। क्या मिस्टर सारंग, कुछ घंटे बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, फिर आपको भी तो लड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए मेरे साथ। चिराग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, कुत्ते के साथ भौंकने पर उनकी संगति लग जाती है, इसलिए अक्सर चाची कहती है कि कुत्ते से दूर रहो और मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। क्या पता कब मुझे काट लो गुस्से में, और मुझे रेबीज की बीमारी नहीं डलवानी। चिराग मृत्युंजय के बाद पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, आपको क्या लगता है ये सब कहकर आप बहुत कूल लग रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है चौहान कि मुझे तुम्हारे सामने कूल बनने की ज़रूरत है? मृत्युंजय आबरू चढ़ाते हुए बोला, जिसके जवाब में चिराग मृत्युंजय को देखते हुए बोला, वैसे कूल वाली कोई बात तो है नहीं आप में, इसलिए सोच रहा था कि कुछ अच्छी तालीम देकर जाऊँ।
मृत्युंजय चिराग के बात पर व्यंग भरी मुस्कान लिए बोला, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास काफ़ी अच्छी तालीम है। हो, मैंने देखी है हमेशा औरतों पर जोर डालना, यही सिखाना है तुम्हारी चाची ने, चिराग ने कटाक्ष करते हुए कहा। जिसे सुन मृत्युंजय कुछ कहता उससे पहले महकाते हुए चिराग से बोली, मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ चिराग जी, मेरे पति को बहुत अच्छी तमीज़ है और उन्हें बेहतर तरीके से पता है कि किनसे कैसे बात करनी है। आफ्टर ऑल वो इतनी बड़ी बिजनेसमैन है। महक की आवाज़ सुनकर मृत्युंजय सिर घुमाकर उसकी तरफ देखता है तो उसकी नज़र महक पर एक पल के लिए ठहर जाती है। वहीं चिराग मृत्युंजय को घूरते हुए महक की तरफ देखा। वही तो महक, तुम्हारे पति को सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पता है, उसके अलावा और उसे कुछ नहीं आता। महक चिराग की बात पर हल्का सा मुस्कुराहट मृत्युंजय के हाथ को पकड़ बोले, हाँ मेरे पति थोड़े से सेल्फिश है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी प्यार करना आपको इनसे सीखना चाहिए, हक जताना इनसे सीखना चाहिए, नाराज़ होने के बावजूद किसी की केयर करना इनसे सीखना चाहिए और मैं बहुत खुश हूँ। मृत्युंजय सारंग की पत्नी बनकर। मृत्युंजय महक को सुनते हुए टकटकी लगाकर उसे देख रहा था। वहीं चिराग महक की बात पर एक गहरी सांस भर कर बोला, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें मृत्युंजय सारंग से बेहतर आदमी डिजर्व करता है? चिराग की बात सुन महक उन कुछ पल सोच कर बोली, शुरू में लगा जब उन्हें नहीं जानती थी, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ उनकी आंखों में अंगारे और गुस्से देखा करती थी कि पता नहीं कौन सा पाप किया था जो इनके जैसा हस्बैंड मिला। फिर धीरे से समझा उन्हें, उनकी हर एक एहसास को खुद महसूस किया और वह पूरी ज़िंदगी क्या हर जन्म में इनका साथ चाहिए। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई और आदमी डिजर्व करती थी? मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। चिराग महक की बात पर मृत्युंजय की तरफ इशारा करते बोला, तुम देख नहीं पा रही हो महक, इस आदमी ने के तुम्हारी ज़िंदगी में होने के कारण तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप पहले मेरे टीचर थे, आपको फ़िक्र है मेरी, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी फ़िक्र करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे हैं, मेरा पूरा परिवार है, उनसे भी ज़रूरी मुझे हर एक कदम में सपोर्ट करने वाला मेरा पति। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए शुक्रिया, महक ने इस बार सख्त आवाज़ में कहा। महक ने इनडायरेक्टली चिराग को उससे मतलब न रखने के लिए कहा था, जिसे समझते हुए चिराग महक से बोला, कभी तो रिग्रेट होगा महक, तब तुम्हें मेरी बात सही लगेगी। महक चिराग के बाद पर उसे देखते हुए, मुझे रिग्रेट किस बात के लिए करना चाहिए कि मृत्युंजय सारंग का हर कदम में सपोर्ट होने के बावजूद मैं खुद एक हाउसवाइफ होना चुना, या इस बात का रिग्रेट होना चाहिए कि उन्होंने मुझे अभी को जन्म देने से मना किया लेकिन फिर भी मैंने अपनी मर्जी से उन्हें जन्म दिया, या इस बात का रिग्रेट होना चाहिए कि उन्होंने मुझे बिजनेस वूमेन बनने के लिए कहा फिर भी मैं नहीं मना किया। चिराग के पास अब कोई सवाल नहीं था। महक ने सीधा बता दिया था कि इसका एक हाउसवाइफ की तरह रहना उसकी खुद की चॉइस है, ना कि मृत्युंजय की, जिसे समझते हुए मृत्युंजय को एक नज़र देखने के बाद वहां से चला जाता है। महक जाते हुए चिराग को देखने के बाद मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, आप उन्हें कुछ कह क्यों नहीं रहे थे? मृत्युंजय महक की बात पर कोई जवाब नहीं देता, जिस पर महक उसे देखते हुए कहते हैं, कुछ पूछा मैंने? मृत्युंजय महक के गाल को खींचते बोला, मेरी बीबी कितनी प्यारी है, वैसे तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम हर जन्म मुझसे मुझे अपना पति चाहती हो। महक मृत्युंजय के हाथ को अपने गाल से हटाते उसे घूर कर बोली, क्यों, क्या आप मुझे नहीं जानते हर जन्म में? मृत्युंजय कुछ पल सोचने की एक्टिंग करने, जिसे देखकर महक नाराजगी से बोली, मतलब आप सच में मुझे नहीं चाहते? मृत्युंजय महक की नाराजगी भरी आवाज़ पर उसे देखते हुए बोला, अगर तुम मुझे हर जन्म में चाहती हो तो मुझे चाहने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सोच क्यों रहे थे? आपको सीधा कहना चाहिए था कि आप मुझे हर जन्म में चाहते हो। महक ने कन्फ्यूजन मृत्युंजय की बात सुन कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय महक के चेहरे को पकड़ते हुए, महक मेरी मुझे नहीं बात करनी आपसे, सोचा आपको बिना सोचे समझे कहना चाहिए था, क्योंकि ये टॉपिक मेरा था। महक ने मृत्युंजय के हाथ को हटाते हुए कहा, जिसे देखकर मृत्युंजय थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोला, यार तुम्हारा मूड स्विंग का मैं क्या करूं? महक मृत्युंजय की बात को इग्नोर कर वहां से जाते हुए, अब तो मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मेरी फीलिंग को अपने मूड स्विंग का नाम दिया तो हाँ मेरा मूड स्विंग हो गया। मृत्युंजय महक के पीछे आते हुए बोला, महक यार मुझे इग्नोर मत करो। महक मृत्युंजय को इग्नोर करके नीचे की तरफ चली जाती है। वहीं शिवांश अपनी गोद में अव्यक्त को पकड़ा रेड़ी पे खड़ा हुआ था। उन दोनों की तरफ देखते हुए अव्यक्त से बोला, अभी मम्मी पापा को मनाना होगा, दोनों झगड़ा हो रहे हैं। अव्यक्त शिवांश की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, डैडा डेविड ने बॉडी लोबरी सिल्क हैंड एम्ब्रॉयडरी डिजाइन का शेरवानी पहन रखा था, जो हल्के ब्लश पिंक कलर में था, और सेम उसी कलर का लहंगा नैना ने अपने लिए प्रिपेयर किया था। डेविड मंडप में बैठा हुआ था और सभी लोग रेडी होकर वहां आ चुके थे। वहीं विकल्प बेबी पिंक कलर का बनारसी कुर्ता पैजामा पहने बैठा शादी देख रहा था, जब उसके बगल में से इस कलर का लहंगा पहने वर्षा आकर बैठ जाती है। विकल्प, जिसका पूरा ध्यान शादी पर था, किसी को अपने बगल में बैठता हुआ देखकर बोला, मेरी बीवी बैठेगी।
वर्षा विकल्प की बात सुन सिर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए, और कितनी बीवी है तुम्हारी स्वीटी। वर्षा की आवाज़ सुन विकल्प हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। खुद को यूं हैरान नजरों से देखा हुआ वर्षा आईब्रो चढ़ाकर बोली, क्या हुआ स्वीटी, मुझे पहचान नहीं रहे थे क्या? वर्षा के सवाल को सुन विकल्प अपने सेंस में आते हुए हल्का झेप कर बोला, सॉरी, वो चेहरा नहीं देख पाया था, अब देख लिया ना, सो टेल मी हाउ आई लुक। वर्षा ने आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा। वर्षा जिनसे विकल्प के कुर्ते के रंग की मैचिंग लहंगा पहना था, अपने बालों को सामने से मोड़कर उसने पीछे की क्लच किया था, जिसमें खूबसूरत गजरे लगे हुए थे और कुछ बाल की लटें उसके चेहरे को हल्का ढक रहे थे। कानों में ज़्यादा हैवी नहीं खूबसूरत इयररिंग पहन रखा था और गले में मंगलसूत्र, मांग में लाल सिंदूर के साथ चोकर पहना था। दोनों हाथों में भरकर चूड़ियां पहनी हुई थी। हल्के न्यूड मेकअप में वर्षा कतई जहर लग रही थी। वर्षा विकल्प को फिर से खुद को ताड़ता हुआ पाकर हल्का उसके नज़दीक आकर बोली, लेट्स डू समथिंग स्टोर माई टू नाइट। क्या कहते हो? वर्षा की बात पर विकल्प के गाल लाल हो जाते और वो फिर से मंडप की तरफ देखने लगता और अपनी बात का कोई जवाब न देता हुआ पाकर वर्षा विकल्प को तिरछी नज़र से देख हल्का मुस्कुरा कर बोली, व्हाट हैपेंड स्वीटी, यू सीम ए लिटिल रेस्टलेस। जिसे सुनकर विकल्प उसकी तरफ देख अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, कुछ भी तो नहीं, तो तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया है? वर्षा ने एक हाथ से विकल्प के चेहरे को छूते हुए कहा। वर्षा के टच करने पर विकल्प अपने सिर को पकड़ते हुए, प्लीज़ मैं बेहोश हो जाऊंगा, ऐसे क्लोज मत आओ। विकल्प की बात सुनकर वर्षा वहाँ से उठकर दूसरी तरफ चली जाती। विकल्प उसे जाता हुआ देख खुद से बोला, नाराज हो गई क्या? विप्लव उसके बगल में आकर बैठे हुए बोला, क्या हुआ ब्रो, मेरी बीवी नाराज हो गई, मुझे ऐसा लगता है। विकल्प ने विप्लव के बात पर कहा, जिसे सुनकर विप्लव उसे देखते हुए, भाभी को नाराज कर दिया, क्यों, कुछ मांगा है क्या? विप्लव की बात पर विकल्प आंखें छोटी करके बोला, तुझे कैसे पता? विप्लव विकल्प की छोटी आंखों को देखकर चिल होते हुए बोला, यार जरा ठंडा रखो, मैंने अपनी मोटी को भी देखा है, एक तो सभी गुस्सा होती है जब उसे उसकी मर्जी की चीज़ ना दो, और एक तब जब उसके पीरियड आते हैं, क्योंकि उसका मूड स्विंग होता है। तुम्हें नहीं लगता तुम रिया के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हो? विप्लव के आगे बैठे अनमोल ने सिर घुमाकर कहा। अनमोल को देखकर विप्लव थोड़ा हैरान होकर बोला, अरे आप मेरी जासूसी कर रहे हो? अनमोल विप्लव के बात पर आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी जासूसी करने की ज़रूरत है? नहीं, मेरी जासूसी करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो, विप्लव ने तुनक कर कहा। जिस पर अनमोल अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, अपने हर तमाशे में रिया को बीच में मत लाया करो। विप्लव अनमोल की बात पर उसके चेहरे को पकड़ सामने की तरफ करते हुए बोला, शादी देखो, मुझे मत देखो। अनमोल विप्लव के हाथ को झटक देता है तो विप्लव मुंह बनाते हुए विकल्प की तरफ देखकर कहता है, क्या दिक्कत है आपको? विकल्प विप्लव की बात सुन छोटा सा मुंह बना बोला, एक्चुअली हम पिकनिक के यहाँ अपना हनीमून एंजॉय करने आए थे, लेकिन इधर उधर के काम के चक्कर में वो मौका ही नहीं मिला। ये कहते हुए विकल्प विप्लव की तरफ देखता है, जो कि उसे ही देख रहा था। विप्लव की नज़र को खुद पर महसूस कर विकल्प बोला, क्या हुआ? विप्लव अचानक हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देखकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं तो विकल्प विप्लव के मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, अबे हंसने की बीमारी चढ़ गई क्या तुझे? चुप रह। विप्लव फिर भी हंसता ही रहता है। विकल्प उसके ना रुकने पर वहां से जाते हुए बोले, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। विप्लव कुर्सी पर बैठा अभी भी हंसी से पागल हो गया था। विकल्प जाते हुए मुड़कर उसकी तरफ देखता है और मुंह बनाकर फिर से आगे की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।